मैं जितेंद्र कर्मा फ्रॉम बीकानेर द्रोण केसेस। आज हम आपके सामने भारतीय संविधान किस प्रकार बना, क्यों जरूरत पड़ी हमें भारतीय संविधान की, और इनको बनने में क्या कुछ दिक्कतें आई या फिर इसके द्वारा बनाया गया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान बना क्यों, इसके पीछे वजह क्या थी। अब हम जानते हैं कि भारत आज़ादी से पहले मुगलों के अधीन था, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों के द्वारा हम गुलाम हुए। तो ये गुलामी किस प्रकार हम पर हावी हुई, किस प्रकार हमें गुलाम बनाया गया, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि भारत एक ऐसी, इसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है कि भारत में आप जैसे जैसे उत्तर में जाओगे आपको ठंडा इलाका, जैसे जम्मू कश्मीर ठंडा इलाका है, उसी प्रकार आप दक्षिण में आओगे तो मौसम उष्णकटिबंधीय मौसम होता जाता है। तो इस सिचुएशन में अब क्या है कि भारत में कई प्रकार के मसाले, कई प्रकार की फसलें उगती है, और हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ हमारा गंगा बेल्ट है, गंगा नदी का जो बेल्ट है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। इसी वजह से क्या था, भारत में वैसे ही गंगा नदी के कारण काफ़ी उपजाऊ होने के कारण ये क्षेत्र काफ़ी फली फूलित था। इसी तरह क्या हुआ कि भारत में दक्षिण में मसाले बहुत उत्पादन होते थे। अब इन मसालों के चक्कर में क्या था कि जो अरबी प्रांत थे, अरबियों ने क्या हुआ, भारत के साथ एक तरीके से व्यापारिक साझा कर रखा था। वो क्या करते थे कि वो यहाँ से जो भी कुछ भी खरीदते मसाले वगैरह, वो यहाँ से जिस हिसाब से खरीदते, मान लो यहाँ से कोई वस्तु अगर 10 रुपये में खरीदी 5 रुपये पर फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर अरबी लोग क्या करते, इस वस्तु को 10 रुपये में परचेज करते और यहीं से उस वस्तु को यूरोप, जो एक प्रकार का ठंडा इलाका है जहाँ पर मसालों का उत्पादन नहीं होता, तो यहाँ पर क्या था कि इस वस्तु को 100 रुपये में कई गुना फायदों के साथ बेचा करते थे। अब इस चक्कर में क्या था, अरबियों के पास में धन इकट्ठा होता गया और इन्होंने अपना साम्राज्य इसी तरीके से स्टार्ट करते रहे। ये भारत से व्यापार करते कम रेट में और उससे 10 गुना मुनाफा कमा के यूरोप को बेचा करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोपियों का आगमन भारत की ओर होने लग गया। तो इन्होंने देखा कि जो मसाले हम अरबियों से लेते हैं वही मसाले भारत में एक निश्चित कीमत पर मिल सकती, एक नॉर्मल कीमत पे। अब इन्होंने कहा कि क्यों ना हम अरबियों से इन सामानों को खरीदना बंद करें और ये व्यापार हम भारतीयों से स्टार्ट करें। इसीलिए अरबियों को जब ये बात पता चली कि यूरोप अब भारत के साथ व्यापार करेगा, भारतीयों के साथ व्यापार करना चाहता है, तो यूरोपियों को इस वजह से ये डर था कि इस कारण जब इन दोनों में व्यापार साझा हो जाएगा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। इसीलिए अरबियों ने अपना जो जमीनी रास्ता था वो यूरोपियों के लिए बंद कर दिया गया। अब यूरोपियों को भारत पहुंचना था। अब यूरोपियों ने जमीनी रास्ते से तो आने अरबी देते नहीं थे, इसीलिए यूरोपियों ने एक नया रास्ता खोजा, समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने का निश्चय किया। सन 1498 में वास्को डी गामा नामक व्यक्ति पहली बार भारत आया और भारत पहुंचकर इन्होंने भारतीय मसालों को टेस्ट किया और यहाँ से कुछ मसाले यूरोप की तरफ ले गए और इनको वो मसाले जो अरबी भारत से खरीद के उच्च दामों में यूरोप बेचा करते थे, वही मसाले भारत से एक छोटी सी कीमत पर यहाँ से लेके जाने लगे। अब जब ये बात बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, काफ़ी टाइम हो गया, तो इस जो वहाँ की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी, उन्होंने भारत के साथ व्यापार करने का सोचा कि क्यों ना हम जो सामान अरबियों से खरीदते हैं अब हम सीधा भारत से ही लेके आएंगे। इसीलिए सन 1600 ईस्वी में एक कंपनी स्थापित की जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी का काम भारत में व्यापार करना हुआ करता था। जब ये भारत पहुंची, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची, तो भारत पहुंचकर इन्होंने भारत के कई इलाकों में व्यापार की इकाइयाँ स्टार्ट की। अब इनको धीरे धीरे जब ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ती गई तो इनको ये पता चला कि भारत में एकता नहीं है, क्योंकि भारत, आप जानते हो कि उस समय भारत नहीं हुआ करता था,
भारत कई छोटे छोटे बड़े बड़े रियासतों में बटा हुआ था। आज हम जैसे राजस्थान का ही ले लें तो राजस्थान में अजमेर एक अलग रियासत हुआ करती थी, आमेर अपनी एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, इसी प्रकार बीकानेर भी एक अलग रियासत हुआ करती थी। इसी प्रकार भारत कई रियासतों में बटा हुआ था। अब इनको ये पता चल गया कि भारत में हम व्यापार के साथ साथ यहाँ की राजनीति में भी प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने अपने जो अंग्रेजी सैनिक थे इनको भारतीय राजाओं की सेना में शामिल किया जाने लगा और धीरे धीरे एक तरीके से भारत में जो भारतीय सैनिक थे उनमें एक तरीके से बेरोजगारी आने लगी और जो भारतीय राजा थे उनके साथ में इनके मधुर संबंध बनते रहे। अब बात आगे बढ़ती रही, कई युद्धों में इन्होंने भारतीय राजाओं का समर्थन किया। धीरे धीरे राजाओं का एक तरीके से अच्छे मित्रता स्थापित की। अब बात करते हैं दो युद्ध ऐसे हुए जिसके कारण भारत में मुगलों की सत्ता समाप्त हुई और ये निश्चित कर दिया कि अब मुगलों के बाद में भारत में एक नई सत्ता स्थापित होगी। वो सत्ता होगी ईस्ट इंडिया कंपनी। एक जानते हैं 1757 और 1764। 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध। प्लासी और बक्सर, इन प्लासी और बक्सर के युद्धों ने यह निश्चित कर दिया कि आज यानी अब से भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी ना सिर्फ व्यापार करेगी अपितु अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज भी करेगी। तो इन युद्धों के बाद धीरे धीरे स्थापित एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीति में प्रवेश किया और भारत में एक तरीके से वो अब खुले तरीके से व्यापार भी करती और राजनीति भी करती। इन घटनाओं के बाद धीरे धीरे जब बात महारानी के पास पहुंची कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्हें हमने व्यापार करने के लिए भेजा था और अब ये राजनीति में हस्तक्षेप करने लग गई है। तो सन 1773 की बात है। सन 1773 में महारानी ने सोचा कि क्यों ना इन कंपनियों को कल को ये कंपनी भारत में एक तरीके से आज जब ये बक्सर जैसे और प्लासी जैसे वॉर यानी युद्ध जीत सकती है तो कल को ये कंपनी अब हमसे नाता तोड़कर अब अलग से वहीं पर रहना स्टार्ट ना करते। इसीलिए इन्होंने ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से अब भारत में व्यापार के साथ साथ राजनीति में हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया। तो जब ये बात महारानी को पता चली तो महारानी ने इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लेके आई, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग अधिनियम। में महारानी ने या ब्रिटेन की संसद ने सबसे पहले भारत के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया, जिसके तहत शासन व्यवस्था को नियमित करने के लिए ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया ये पहला अधिनियम था। इसके तहत क्या हुआ, अब बात ये थी कि इसकी वजह क्या पड़ी, क्यों इसको जरूरत पड़ी। जब बातें थी, अब क्या हुआ कि महारानी जब भी ब्रिटेन से कोई पत्र पहुंचता भारत में, हम जानते हैं कि भारत कई टुकड़ों में विभाजित था, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे ये एज ए गवर्नर काम किया करते थे। राजस्थान में मान लो अजमेर में कोई गवर्नर अलग, बंगाल में कोई गवर्नर अलग, उसी प्रकार मद्रास में अलग, बम्बई में अलग, संयुक्त प्रांत में अलग और इन इलाकों में अलग। अब क्या था, जब भी संसद ब्रिटेन से कोई पत्र पहुंचता राजस्थान में कि आप जिस हिसाब से बक्सर और प्लासी युद्ध में वैसे अन्य झड़पें हुआ करते थे कि आप राजस्थान में हो, लास्ट महीने या कुछ समय पहले एक ऐसा युद्ध हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण हुआ और आप हमसे किस प्रकार इतने हमारा नुकसान पहुंचा रहे। तो ये जो राजस्थान में इस समय जो गवर्नर थे ये कहते हैं कि मैम आपने जो पत्र हमें लिखा है उस समय हम तो बंगाल में थे, बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे और जिस गवर्नर की आप बात करते हो वो आज मद्रास में, तो 6 महीने फिर वापस लगते इस पत्र को वापस
पहुंचने 6 महीने बाद फिर से वापस ब्रिटेन पहुंचता और ये ब्रिटेन से एक पत्र पहुंचता वापस कहाँ पर, मद्रास पहुंचता और पूछता कि लास्ट 6 महीने पहले आप राजस्थान के गवर्नर थे, ऐसी घटनाएं घटी तो आप हमें समझाइए। तो मद्रास का गवर्नर कहता मैं तो उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत से आया हूँ, जो आप बात कर रहे हो वो गवर्नर ऑफ बम्बई में है, ठीक है। अब फिर रानी के पास पत्र पहुंचता, फिर 6 महीने लगते हैं। इस चक्कर में क्या हुआ कि रानी परेशान हो गई थी कि वो क्या रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले महारानी ने एक एक्ट लेके आई जिसे कहा रेगुलेटिंग एक्ट, यानी अब कंपनी को हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। इस हिसाब से हमारा पैसा भी खराब हो रहा है और इस कंपनी से संतुष्टि पूर्वक कोई जवाब भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए महारानी द्वारा या फिर ब्रिटेन की संसद द्वारा पहली बार भारत के लिए एक एक्ट लेके आए जिसे कहा रेगुलेटिंग एक्ट या अधिनियम। आप अधिनियम भी कह सकते हैं, अधिनियम को इंग्लिश में एक्ट ही कहा जाएगा। सन 1773 में सबसे पहले ब्रिटेन की संसद द्वारा भारतीयों के लिए पारित होने वाला सबसे पहला अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट हुआ करता था। इस एक्ट में क्या कहा गया, जिस प्रकार भारत में गवर्नर हर क्षेत्र के हर प्रांत के अलग अलग गवर्नर होते थे, अब इसीलिए इस एक्ट में पहली बार भारत में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। भारत में पहली बार गवर्नर जनरल पद सृजित हुआ। ठीक है, यानी पहली बार अगर बात की जाए भारत में पहली बार गवर्नर जनरल पद कब सृजित या किस अधिनियम द्वारा सृजित हुआ, तो आप कहोगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सबसे पहली बार भारत में एक पद सृजित हुआ जिसे कहा गया गवर्नर जनरल। अब इसके तहत बंगाल एक काफ़ी अच्छा प्रांत था, क्योंकि बंगाल आप जानते हो, बंगाल में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और यमुना, इनका काफ़ी अच्छा मेल था। इसीलिए यहाँ पर उपजाऊ जमीन हुआ करती थी और यहाँ से रेवेन्यू भी काफ़ी होती। आज हम जानते हैं कि बंगाल, आज भी हम जानते हैं कि बांग्लादेश, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वहाँ पर उसे नदियों का शहर, नदियों का देश कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर एक पद सृजित किया बंगाल में। वर्तमान का बांग्लादेश पहले अपना बंगाल हुआ करता था। अब भारत में पहली बार गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया, लेकिन उस समय पहले भारत नहीं था, भारत कई टुकड़ों में विभाजित था। तो बंगाल के लिए सबसे पहली बार गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया, जिसके तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स। पूछा जाए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। उसी प्रकार आपसे कोई पूछ ले तो इस हिसाब से बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, अंतिम गवर्नर जनरल, तो आप कहोगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स। पूछोगे कैसे, यानी ये समझो कि बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स अंतिम गवर्नर थे। अब हुआ क्या कि मान लो आज आप 8th क्लास में, आज आप 8th क्लास में हो, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ करते थे। इस हिसाब से आप पूछोगे तो फिर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ करते थे। उस हिसाब से आप पूछोगे तो बंगाल में गवर्नर जनरल पद सृजित कर दिया, तो इस हिसाब से जो पहला पद था वो कौन थे, तो इस हिसाब से मैं बताऊंगा कि बंगाल में गवर्नर जनरल से पहले एक गवर्नर नामक पद हुआ करता था और इस समय बंगाल के अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स थे। जिस हिसाब से आज मान लो आप 8th क्लास में हो, ठीक है, आप 8th क्लास में हो, 8th क्लास के बाद आप पास होने के बाद कहाँ जाओगे, 9th क्लास में, ठीक है, 9th क्लास में जाओगे। आपको परिवर्तित थोड़ी किया गया है, आपको परिवर्तित नहीं किया गया है, आपका पद बदल दिया। पहले जब आप 8th में थे, अब आप आगे 9th में, समझ आए। तो इस हिसाब से बंगाल में जो गवर्नर जनरल बने प्रथम, वही बंगाल के अंतिम गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। अब इस
इस रेगुलेटिंग एक्ट में और क्या क्या प्रावधान थे? तो भारतीय शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए बनाया गया ये प्रथम अधिनियम माना जाता है। ठीक, भारतीय शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए बनाया गया प्रथम अधिनियम माना जाता है। ठीक है, और इसके क्या प्रावधान थे? इस जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें एक प्रावधान किया गया कि भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान इसी अधिनियम से हुआ। तो भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या आप उच्चतम न्यायालय भी कह सकते हो, उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान हुआ। स्थापना का प्रावधान किया गया। अब आप पूछोगे तो पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ या उच्चतम न्यायालय कब स्थापित हुआ? मैं बताऊंगा इसी एक्ट से, यानी 1773 एक्ट से ही 1774 ईस्वी में सबसे पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जो हुई कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में पहली बार उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ। उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ। अब आप पूछोगे आपने उच्चतम न्यायालय स्थापित तो कर दिया, इस उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करते थे? तो मैं बताऊंगा इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे लॉर्ड एलिजा इम्पे। ठीक है, लॉर्ड एलिजा इम्पे। और इस जो सुप्रीम कोर्ट थी इनके साथ मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीशों को भी शामिल किया गया था, जिसमें आप लिखोगे 3 अन्य न्यायाधीश। के प्रथम मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इम्पे को बनाया गया। इस लॉर्ड एलिजा इम्पे की सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीशों को भी नियुक्त किया गया, जिसमें पहला नाम है चैम्बर्स, हाइड और लिमेस्टर। कल को आपको ये लगे कि ये नाम हमें याद नहीं हो रहे, तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप इसके लिए लिख सकते हो हाई चेली। हाई से हाइड, चे से चैम्बर्स और ली से लिमेस्टर। ठीक है, ये हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हो गया, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में आगे क्या क्या कुछ घटनाएं घटी वो हम आगे चलते हैं। सन 1773 में हम जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्या है रेगुलेटिंग एक्ट या अधिनियम? इस रेगुलेटिंग एक्ट हमने एक बात की थी कि महारानी ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के उद्देश्य से भारत भेजा गया था। ठीक है, इस कंपनी को महारानी ने एक तरीके से कंपनी बनाई, साथ साथ में इसको एक लाइसेंस दिया। इस लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए कंपनी को हर 20 साल बाद ब्रिटेन जाना होता और कुछ पैसे देकर वापस इस लाइसेंस को रिन्यू करवाया जाता। जैसे आज मान लो आप
फोर व्हीलर या टू व्हीलर का आप कभी भी लाइसेंस बनवाते हो तो आपको कुछ सीमाएं दी जाती है कि आप इतने समय के बाद लाइसेंस को रिन्यू करवाओगे। ये तो है नहीं कि आपका लाइसेंस एक बार बन गया और कंटिन्यू चलता रहेगा। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भी महारानी या फिर ब्रिटेन से एक तरीके से लाइसेंस प्राप्त होता था। ये लाइसेंस मिलता था 20 सालों के लिए। आप 20 वर्षों तक व्यापार करो, 20 वर्ष जैसे ही कंप्लीट होते आपको पुनः ब्रिटेन आकर इस लाइसेंस को रिन्यू करवाना होता था। अब 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट है या अधिनियम, एक ही बात है। इस चार्टर एक्ट को 1833 में पहली बार लाया गया और इसी चार्टर एक्ट को ठीक 20 वर्षों बाद दूसरा चार्टर एक्ट आया था। 20 इसमें ऐड किए तो 1853, फिर इसमें प्लस 20 किया तो 1873, फिर इसमें 20 किया ऐड तो 1893। इस हिसाब से भारत में कुल 4 चार्टर एक्ट आए। 1833 में पहला चार्टर एक्ट आया, 1853 में दूसरा चार्टर एक्ट आया, 1873 में तीसरा चार्टर एक्ट आया, 1893 में चौथा चार्टर एक्ट आया। ठीक है, आप 20 ऐड करते रहिए और चार्टर एक्ट की जो कब आए इसकी आपको पता चलता रहेगा। अब चलते हम चार्टर एक्ट अधिनियम या चार्टर एक्ट 1833 में क्या क्या प्रावधान किया गया। इसमें पहला काम ये किया गया कि जो पद बंगाल का गवर्नर जनरल था, हमने आज पढ़ा पिछले रेगुलेटिंग एक्ट में कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल, इस बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बदलकर अब इसे बंगाल के बजाय भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल। अब आप पूछोगे कि पिछली बार आपने बताया कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। इस हिसाब से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब कोई पूछे कि भारत के गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल बना दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक को, इस हिसाब से बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, क्योंकि इनके पद को बदलकर अब क्या बनाया गया? भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा है। ओके, जो मैंने आपको बात की थी शुरू में कि आप 8th क्लास में हो, आप 9th में जाओगे, आपके पद का नाम बदला है, आपकी कक्षा का नाम बदल रहा है, 8th से 9th हुआ है, लेकिन आप नहीं बदले गए। इसी हिसाब से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिक थे वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी हुआ करते थे। ओके, ये बात याद रखना। इसमें यही काम हुआ और कंपनी को 20 साल के लिए फिर से शासन या फिर भारत में व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। बात आगे बढ़ी, धीरे धीरे आगे बढ़ी तो 1853 आया गया। 1853 हम जानते हैं कि 1833 में चार्टर एक्ट आया तो 20 साल बाद वापस एक चार्टर एक्ट आया। तो 1853 में एक चार्टर एक्ट पुनः आया, चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। आप पूछोगे कि ये चार्टर का मतलब क्या है? चार्टर का मतलब होता है ब्रिटेन के राजा के द्वारा जो नियम बनाए गए उस हिसाब से आप चलो। ठीक है, अब चार्टर 1853 आया, इसमें एक काम किया गया कि कंपनी को फिर से एक तरीके से व्यापार करने का छूट तो देगी, लेकिन अब कंपनी को जो छूट दी गई उसका समय निर्धारित नहीं किया गया, यानी जो 20 वर्ष का समय हुआ करता था उसे कैंसिल कर दिया। और इस हिसाब से चार्टर एक्ट 1853 में कंपनी को व्यापार की छूट मिली, लेकिन समय निर्धारित नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति दी, परंतु समय निर्धारित नहीं किया गया। नहीं किया गया। ठीक है, 1853 में कंपनी को दे दिया। अब बातें जब आगे बढ़ी कि कंपनी को व्यापार की अनुमति दी लेकिन समय निर्धारित नहीं हुआ, बात आती है 1857 की। हम जानते हैं या सभी लगभग सबको पता है कि 1857 की क्रांति कितनी व्यापक हुई और कितने अंग्रेजों
अंग्रेजों, भारतीय और जो भी लोग थे कितने तरीके से इससे प्रभावित हुए 1857 की क्रांति। आज हम सुनते भी है झांसी की रानी, राजस्थान की बात करें तो आउवा के कुशाल सिंह, और राजस्थान में नीमराठा, ये जो रियासतें हुआ करती थी यहाँ पर 1857 की क्रांति व्यापक रूप लिया। लेकिन अब बात आती है 1857 में जब ये घटनाएं घटी तो अब रानी को पता चल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार नहीं करना चाहती। अब ये इनका दखल कहाँ पहुंच गया, राजनीति में दखल पहुंच चुका है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी नुकसान भी हुआ 1857 की क्रांति में। तो कंपनी को अब महारानी ने पूर्णतः समाप्त करने के लिए सन 1858 में भारत शासन अधिनियम लेके आई। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलेंगे। भारत शासन अधिनियम क्या है, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। और हाँ, साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ले स्क्रीनशॉट, चलिए हम चलते हैं 1858 भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858। इस भारत शासन अधिनियम में एक सबसे अच्छा प्रावधान ये किया गया कि इस भारत शासन अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया। और जो भारत शासन व्यवस्था थी, अब इस भारत शासन व्यवस्था को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। क्राउन यानी वहाँ के जो रानी थी जो उसी के अधीन अब इस भारत शासन व्यवस्था को अधीन कर दिया। और भारत में अब एक नया पद सर्जित कर दिया गया। जिस प्रकार 1773 में गवर्नर जनरल पद सर्जित किया गया बंगाल में, भारत के लिए पहला गवर्नर जनरल पद सर्जित किया, उसी प्रकार अब धीरे धीरे इस भारत में 1858 द्वारा एक नया पद सर्जित किया गया, जिस पद का नाम गवर्नर जनरल था। अब उस पद को परिवर्तित कर भारत के प्रथम या भारत का वाइसराय बनाया गया। और इस हिसाब से भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। ठीक है, इतना लिख लीजिए। कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त कर दिया गया गया। कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और भारत में गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का वाइसराय नामक नया पद सर्जित किया गया। ठीक है, अब इस हिसाब से प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग को पूछ ले कि भारत के अंतिम वाइसराय तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि ये अधिनियम एक तरीके से भारत में पहली बार भारतीयों के लिए कुछ किया गया, इसीलिए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के साथ साथ भारतीयों के साथ अत्याचार करने लगी थी, इसीलिए इस कंपनी को समाप्त कर अब जो शासन था भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। इसीलिए इस एक्ट को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी इंडिया के लिए अच्छा एक तरीके से अधिनियम बनाया गया था। इसीलिए इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
ये जो अधिनियम था इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ, इसीलिए इस अधिनियम को इलाहाबाद घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये या इसे इलाहाबाद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ या इलाहाबाद से घोषणा, इसीलिए इस अधिनियम को इलाहाबाद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है या इलाहाबाद घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसके तहत पहली बार, इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में एक भारत सचिव नामक पद सृजित किया गया। ठीक है, यानी एक तो भारत का वायसराय बनाया और इसके साथ में एक भारत का नया पद, भारतीयों के लिए नया पद भारत सचिव बनाया गया। ठीक है, इसी अधिनियम में एक नया पद भारत सचिव बनाया गया। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर आपने बताया कि भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, आपने पीछे बंगाल के गवर्नर जनरल बताया कौन बने प्रथम, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन थे। अब सर आप हमें भारत सचिव कौन बने, प्रथम भारत सचिव कौन बने, तो इनका नाम हुआ प्रथम सचिव। इनका नाम होता था लॉर्ड एडवर्ड स्टेनले। कई की जगह आप इन लॉर्ड एडवर्ड स्टेनले के नाम पर चार्ल्स वुड भी आ सकता है। ठीक है, चार्ल्स वुड या चार्ल्स वुड। ओके, ये हुआ अपना भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें वापस देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम में कंपनी को पूर्णतः शासन समाप्त कर दिया और कंपनी का जो शासन था तो वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का वायसराय नामक नया पद सृजित किया गया। इसके तहत प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। इस अधिनियम को भारतीयों के लिए एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह अधिनियम इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ, इसीलिए इसे इलाहाबाद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इसी अधिनियम में एक नया पद भारत सचिव बनाया गया। भारत के प्रथम सचिव लॉर्ड एडवर्ड स्टेनले या चार्ल्स वुड भी कहा जाता है, इन्हें बनाया गया। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आज के लिए इतना काफी। कल फिर मिलेंगे कल। और लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।